सोचिए, साल 1947 भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत का लम्हा था, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी अनिश्चितता भी थी। हमें आज़ादी तो मिल गई थी, पर देश का नक्शा वो अभी अधूरा था। अब जरा इस नक्शे को देखिए। ये एक देश कम और किसी पुराने लिहाफ जैसा ज्यादा लग रहा है ना, जहाँ कई सारे पैबंद लगे हों। ब्रिटिश इंडिया के प्रांत तो थे ही, पर उनके अलावा थीं सैकड़ों रियासतें, और इन पर नए भारत का कोई सीधा कंट्रोल नहीं था। असली चुनौती तो यही थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक ऐसे उपमहाद्वीप को जो बिखरने की कगार पर खड़ा हो, उसे टूटने से बचाया कैसे जाए। भारत के नए नेताओं के सामने यही सबसे बड़ी, सबसे ऐतिहासिक चुनौती थी। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पहेली आखिर कितनी बड़ी थी। 565, 565, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन रियासतों की संख्या थी। और बात यह है कि इनमें से हर एक के पास कानूनी तौर पर एक आज़ाद देश बनने का पूरा पूरा हक था। देखिए, हुआ ये कि जैसे ही ब्रिटिश राज खत्म हुआ, ये सारी रियासतें आज़ाद हो गईं। उनके पास 3 ऑप्शन थे, या तो इंडिया में शामिल हों, या पाकिस्तान में, या फिर अपना एक अलग ही देश बना लें। अंग्रेज़ों के जाने से एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया था, और इससे एक असली खतरा पैदा हो गया था कि देश कहीं अनगिनत छोटे-छोटे टुकड़ों में न बँट जाए। और यहीं एंट्री होती है इस समस्या के समाधान के मुख्य शिल्पी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए समझते हैं उनकी जबरदस्त स्ट्रैटेजी को। पटेल का सबसे बड़ा हथियार था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। सुनने में ये बड़ा भारी भरकम लगता है, पर था एकदम सिंपल। रियासतों को कहा गया कि आप अपने अंदरूनी मामले जैसे चाहे चलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस 3 चीजें, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस, ये भारत सरकार को सौंप दीजिए। अब पटेल की जो रणनीति थी ना, वो कमाल की थी। एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही थी। पहला, उन्होंने राजाओं की देशभक्ति को जगाया। दूसरा, उन्हें ये भी चेताया कि अगर वो नहीं माने तो जनता विद्रोह कर देगी। और तीसरा, एक तगड़ा इंसेंटिव भी दिया, जो भी राजा साइन करेगा उसे सरकार की तरफ से सालाना एक मोटी रकम मिलेगी, जिसे प्रिवी पर्स कहा जाता था। और इसका नतीजा? अरे नतीजा तो कमाल का था। वो जो बिखरा हुआ पैबंद वाला नक्शा था ना, वो अब एक मजबूत, एकीकृत भारत में तब्दील हो चुका था। सच कहूं तो ये एक असाधारण राजनीतिक कामयाबी थी। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। ये योजना लगभग पूरी तरह कामयाब तो हुई, पर कुछ बड़ी रुकावटें अभी भी खड़ी थीं। 3 रियासतें, जूनागढ़, जम्मू और कश्मीर और हैदराबाद, ये वो 3 रियासतें थीं जिन्होंने भारत में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया और नए देश के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। लेकिन फिर भी अगस्त 1947 तक जो हुआ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक सफलता थी। सोचिए, 565 में से 562 रियासतें भारत में शामिल होने के लिए मान चुकी थीं। पर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरी कामयाबी की कहानी में एक विलय ऐसा भी था, जो अपने पीछे एक छिपा हुआ, एक बेहद दुखद इतिहास छोड़कर जाने वाला था। और अब हम बात करेंगे हैदराबाद की, एक ऐसी कहानी जिसके एक स्याह पहलू को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ऑफिशियली तो हैदराबाद के विलय को पुलिस एक्शन का नाम दिया गया, लेकिन एक सरकारी रिपोर्ट थी, पंडित सुंदरलाल कमेटी रिपोर्ट, जिसे कई सालों तक लोगों की नज़रों से दूर रखा गया। और वो रिपोर्ट एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताती थी। उस रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला सच था मरने वालों का आंकड़ा। अनुमान के मुताबिक उस कार्रवाई के दौरान और उसके बाद हुई हिंसा में 27,000 से लेकर 40,000 लोग मारे गए थे। ये सिर्फ नंबर नहीं थे, रिपोर्ट में उन खौफनाक घटनाओं का जिक्र था जो उस वक्त हुईं। मैं रिपोर्ट से ही एक लाइन पढ़ता हूँ। ऐसी हत्याएं जिनमें लगता है महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। लूटपाट, आगजनी, मस्जिदों की बेअदबी, जबरन धर्म बदलवाना, बलात्कार, औरतों का अपहरण, ये सब हत्याओं के साथ या उसके बाद हुआ। अब पूरी तस्वीर समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि रिपोर्ट में इस हिंसा के बैकग्राउंड का भी जिक्र था। रिपोर्ट ने यह साफ साफ कहा कि यह हिंसा निजाम के समर्थक रजाकारों द्वारा हिंदू आबादी पर किए गए अत्याचारों के बाद शुरू हुई थी। लेकिन पुलिस एक्शन के बाद जो बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, उसका शिकार बने ग्रामीण इलाकों के मुसलमान, जो वहां एक निराश अल्पसंख्यक थे।
तो ये सब हमें एक बहुत ही उलझी हुई विरासत पर लाके खड़ा कर देता है। एक ऐसी कहानी जिसमें जीत भी है और त्रासदी भी। एक तरफ इसमें कोई दो राय नहीं कि रियासतों का एकीकरण एक जबरदस्त राजनीतिक कामयाबी थी। आज जो हम आधुनिक भारत देखते हैं, उसके निर्माण के लिए ये एकदम जरूरी था। लेकिन दूसरी तरफ हैदराबाद की कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि एक राष्ट्र के जन्म में बहुत बड़ी मानवीय त्रासदियों की घटनाएं भी शामिल थीं। ऐसी सच्चाइयां जिन्हें अक्सर सरकारी कहानियों से बाहर कर दिया जाता है। और आखिर में यह हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। कोई भी देश अपने जन्म से जुड़ी इतनी बड़ी जीतों और इतनी गहरी त्रासदियों के बीच तालमेल कैसे बिठाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास हमेशा तलाशता रहेगा।